भारत और चाइना के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डी एस्केलेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए ली गई 3 स्टेप प्रोसेस क्या है और इससे भारत को फायदा होने वाला या फिर चाइना को फायदा होने वाला है। लगभग सभी इंटरनेशनल मंच में भारत के खिलाफ आवाज उठाने में नाकाम होने के बाद एससीओ समिट में भी पाकिस्तान कश्मीर इशू को उठाने में किस वजह से कामयाब नहीं हो पाया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब मौजूद गांव में अभी लोगों के लिए बंकर्स को बनाने का डिमांड क्यों किया जा रहा है और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने अपने रीसेंट स्टेटमेंट में ऐसा क्यों मेंशन किया था कि भारत के लिए अभी परिस्थिति काफी संगीन हो चुकी है और हमें अभी किसी भी वक्त जंग लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना को लेके है। रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत और चाइना के बीच 8वीं राउंड की बॉर्डर मीटिंग को 6 तारीख को किया गया था और इसके बाद ये सुनने को मिल रहा है कि दोनों ही तरफ से अभी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को शुरू करने की बात की गई है, जिसमें चाइना की तरफ से अभी आने वाले 8 दिनों के अंदर अपने 30% ट्रूप्स को विड्रॉ किया जाएगा। अब जी न्यूज की तरफ से या फिर आईएनएस की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रपोजल अभी 6 तारीख को हुई कॉप कमांडर लेवल की मीटिंग के दौरान लिया गया था और उसके बाद इसके रिजल्ट को साउथ ब्लॉक में फॉरवर्ड किया गया था और साउथ ब्लॉक की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इसी हफ्ते के अंदर ही एक और मीटिंग को अरेंज किया जाएगा, जिसमें असली मायने में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। जो 3 स्टेप की डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को यहाँ पर पेश किया गया था उसके मुताबिक हर दिन दोनों ही तरफ से अपने ट्रूप्स की 30% को पीछे लिया जाएगा। सबसे पहले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव को कम करने के लिए सभी मैकेनाइज्ड यूनिट जैसे कि टैंक्स या फिर आर्टिलरी गन को पीछे लिया जाएगा। इसके बाद चाइना अपने ट्रूप्स को फिंगर 8 तक वापस लेने के लिए राजी हो चुका है, लेकिन बदले में चाइना की जो कंडीशन है, अगर उसको भारत मानने के लिए राजी हो जाता है तो उससे हम कम से कम 5 से 8 किलोमीटर खो सकते हैं, क्योंकि चाइना के सोल्जर अभी फिंगर 8 तक वापस जाने के बाद इंडियन आर्मी को फिंगर 3 की ध्यानचंद थापा पोस्ट तक वापस आना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अभी हमारी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तरफ से कैप्चर किए गए सभी स्ट्रेटेजिक हाइट्स, जिनकी मदद से हम लोग अभी तक चाइना को नेगोशिएशन करने के लिए मजबूर कर रहे थे, उन सभी स्ट्रेटेजिक हाइट को हमें खाली करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर भारत की तरफ से चाइना की 3 स्टेप डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को मान लिया जाता है तो इससे भारत को ही नुकसान होने वाला है और अभी तक चाइना जिस वजह से हमारे साथ नेगोशिएशन करने के लिए मजबूर हो रहा था उसको भी हम आगे चल के खोने वाले हैं। और अगर हम इसे मान लेते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी हार होने वाली है, क्योंकि आगे चल के हम कभी भी फिंगर 8 तक वापस नहीं जा पाएंगे। ये साथ ही चाइना आगे चल के फिंगर 4 पर अपना दावा करने वाला है, जबकि अभी हमारे पास वो सब कुछ मौजूद है जिससे हम चाइना को और भी पीछे जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद नायक जी के द्वारा अभी प्रोजेक्ट 75 यानी कि कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन को मझगांव डॉक लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। इस सबमरीन का नाम आईएनएस वगीर है और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉन्च किया गया है। ऐसे टोटल 6 सबमरीन बनने वाले थे, जिनमें से आखिरी सबमरीन की कंस्ट्रक्शन अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और रिपोर्ट के मुताबिक उसे भी जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। आईएनएस वगीर की बात करें तो इसे इंडियन नेवी में पूरी तरीके से शामिल होने में 1 और साल का वक्त लग सकता है और मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक 2023 तक इसी क्लास की सभी सबमरीन्स को इंडियन नेवी को डिलीवर करने का एम रखा गया है। अभी इंडियन नेवी में कलवरी क्लास की 2 सबमरीन मौजूद है, जिनका नाम आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी है। इसके बाद शायद इसी साल के एंड में या फिर अगले साल की शुरुआत में ही आईएनएस करंज को भी नेवी में शामिल कर दिया जाएगा। उसके बाद 2021 के अंदर ही आईएनएस वेला को भी इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। फिर 2022 और 2023 के अंदर एक सबमरीन को इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। अगला अपडेट भारत, पाकिस्तान, चाइना और रशिया की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में एससीओ समिट के मेंबर्स के बीच एक वर्चुअल मीटिंग को आयोजित किया गया था। अभी इसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे और इस बार 30 नवंबर को एससीओ समिट को आयोजित करने का प्लान किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से इसको होस्ट किया जाएगा। अब हाल ही में सभी एससीओ कंट्री के लीडर्स के बीच जो वर्चुअल मीटिंग को आयोजित किया गया था उसमें पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पाकिस्तान के बीच की मैटर को उठाने की कोशिश की गई थी, या फिर सीधे तौर पर कहे तो इमरान खान का अपना रोज का कश्मीर वाला सिस्टम चलने वाला था, पर इस बात को लेकर सीधे तौर पर रशिया की तरफ से विरोध किया गया था।
और रशिया का कहना था कि एससीओ समिट एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जहां पर रीजनल चैलेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को डिस्कस करने की जरूरत है और यहां पर किसी भी दो देश की बायलैटरल इशू को लाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर रशिया का यह कहना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी इशू है वो तुम्हारा आपस का इशू है जिसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद इमरान खान ये सोच रहे होंगे कि हम करें तो क्या करें। यूनाइटेड नेशन में जाते हैं तो वो हमको सरदर्द बताते हैं, ओआईसी में जाते हैं तो वो हमको उल्टा भारत को मेंबर बनाने की धमकी देते हैं और अभी एससीओ समिट में भी हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है और ऊपर से इकोनॉमी की बात यहाँ पर की जा रही है जिसमें हमारा बैक लगा हुआ है। अब मजाक चल ही रहा है तो इसमें भारत के हालात भी अभी कुछ सही नहीं है। बाकी रशिया की तरफ से अभी भारत को S-400 सिस्टम की डिलीवरी को भी जल्दी करने की बात की गई है। आपको याद होगा जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया के विजिट पर गए हुए थे तो उसी दौरान भारत की तरफ से S-400 सिस्टम को जल्दी डिलीवर करने के लिए रशिया को कहा गया था। हालांकि रशिया इनको शेड्यूल के मुताबिक 2021 के एंड तक ही डिलीवर करने वाला था, लेकिन अभी इनको वो जल्दी डिलीवर करने की कोशिश करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके है। तो हाल ही में रशिया के डिप्टी चीफ रोमन बाबुस्किन ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि भारत और रशिया अभी ब्रह्मोस मिसाइल को किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट करने वाले हैं और इसका पहला एक्सपोर्ट कस्टमर शायद फिलीपींस होने वाला है। अब ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम था जिस वजह से इसको किसी तीसरे देश को बेचने से पहले भारत और रशिया दोनों की सहमति होना जरूरी है और अभी शायद रशिया और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने के लिए सभी आपसी कार्रवाई को पूरा किया जा चुका है, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में ही भारत फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को साइन करने वाला है। अब यहाँ पर फिलीपींस को जिन ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट किया जाएगा उन सभी की रेंज 290 किलोमीटर तक ही सीमित रहने वाली, जबकि भारत के पास अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उनकी रेंज 400 से 450 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा चुका है। और अभी चाइना के साथ चल रही तनाव के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा रशिया अभी जल्दी से जल्दी कामोव 226 हेलीकॉप्टर की डील को भी भारत के साथ फाइनल करना चाहता है। इस डील की कीमत ऑलमोस्ट $2 बिलियन होने वाली, जिसमें कुल मिलाकर 200 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने वाले हैं। इन 200 हेलीकॉप्टर में से पहले 60 यूनिट को रशिया में बनाया जाएगा और बाकी 140 यूनिट को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और रशिया का कहना है कि वो इन हेलीकॉप्टर्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ इनकी मैक्सिमम लोकेशन पर भी ध्यान देने वाले हैं, जिस वजह से आगे चल के भारत को इसमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और रशिया के मुताबिक अब ये डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में आ चुकी है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। तो रिसेंटली एलओसी में पाकिस्तान की तरफ से काफी बड़ी मात्रा में सीज फायरिंग उल्लंघन किया जा रहा है। वैसे तो यह आम बात है, लेकिन शायद अभी इस बार पाकिस्तान की तरफ से कुछ ज्यादा ही फायरिंग किया जा रहा है और बदले में इंडियन आर्मी की तरफ से भी पाकिस्तान को इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया गया है। पर इसी बात को लेकर अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान और चाइना दोनों सोच में पड़ने वाले हैं। उन्होंने अपने रिसेंट स्टेटमेंट में बताया कि अगर किसी देश का आर्मी मजबूत नहीं होता है तो उसके दुश्मन हमेशा इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और फिलहाल हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो हालात चल रहे हैं वो किसी वक्त जंग का रूप ले सकता है और हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कब शुरू होने वाली या फिर ये कितनों दिनों तक चलने वाला है। अभी अगर भारत की सिचुएशन की बात करें तो हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, अनसर्टन या फिर वोलेटाइल एनवायरनमेंट में मौजूद है, जहां पर हमें खुद को डिफेंड करने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। पर जब उनको ये सवाल किया गया कि क्या हमको जंग के लिए तैयार होने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी एक बहुत ही मजबूत आर्मी है और रीजनल पीस को बरकरार रखने के लिए हमें अपनी सभी खूबियों को और बेहतर करने की जरूरत है और साथ ही साथ ताकतवर बनने की भी जरूरत है। अब उनकी स्टेटमेंट के दो अर्थ यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस बार चाइना की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है उसे भारत स्वीकार नहीं करता है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सिचुएशन खराब हो सकते हैं, या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत जानबूझकर तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत एलओसी में पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करने वाला है। अगला अपडेट लद्दाख को लेके। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि एलओसी के करीब अभी लगभग 7,777 बंकर्स बनाए जा चुके हैं, जिनमें बोथ कम्युनिटी बंकर और इंडिविजुअल बंकर शामिल थे। इनको बनाने के लिए 2017 से क्लियरेंस दे दिया गया था। अब एलओसी में किस वजह से बंकर बनाए जा रहे हैं ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एलएसी की बात करें यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो इस तरफ लोगों के लिए बंकर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि आमतौर पर इस साइड में कोई भी गोलीबारी नहीं होती है, जिस वजह से अभी तक यहाँ पर बंकर बनाने की कोशिश नहीं की गई है।
पर अभी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ तसी गैल्सन ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ मुलाकात किया था, जहां पर उन्होंने लद्दाख के लिए कई सारे प्रपोजल वहां पे शेयर किए हैं। सबसे पहले तो वो भारत और चाइना के बीच चल रही तनाव को देखते हुए इंडिया चाइना बॉर्डर में रहने वाले लोगों के लिए बंकर्स को बनाने का डिमांड किया है। साथ ही सियाचिन के लिए टूरिस्ट को ले जाने के लिए भी मौका देने का रिक्वेस्ट किया गया है। अब लद्दाख की बात करें तो जब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव बढ़ा है, तब से यहाँ पर लोकल्स को थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो इनकम सोर्स होता है वो टूरिस्ट के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ के जो लोकल लोग गाय वगैरह रखते हैं तो उनको डेली बेसिस पर चराने के लिए घास के मैदानों में ले जाया करते हैं, लेकिन अभी उनको वहां पे ले जाने से रोका जा रहा है, जिस वजह से उनको काफी परेशानी हो रही है। और इन्हीं सब चीजों का कोई सोल्यूशन निकालने के लिए अभी डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा गया है। इसके साथ ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम को अभी नुब्रा वैली में इम्प्लीमेंट करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। अभी लद्दाख के लोकल्स आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं। साथ ही वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है उसमें वहां के लोकल लोगों को काम देने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।